देखो क्वेश्चन है दैट अ पीस ऑफ वायर, ठीक है, ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। तो जो पहला पार्ट है ना उसके अनुसार समझो कि तुम एक वायर पहले ले लो, उसके बाद आगे पढ़ना कि क्या करना क्या नहीं करना। तो पहले एक वायर ले लो ऐसे, ठीक है। तो ये एक वायर ले लिया। अब इस वायर का रेजिस्टेंस कितना बोला है, कितना बोला है? आर। आर है। तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस है टोटल आर है, पूरा पूरा वायर का ए से लेकर के बी तक पूरा आर। इसका रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी कितना है? रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी कितना है? आर है। आर। अब नेक्स्ट अच्छा। पार्ट में क्या बोल रहा है? दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब इन ये जो पार्ट्स हम लोग का है इसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। 5 पार्ट में पहले काट लो इसको, ठीक है। कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। तो 5 पार्ट में काटेगा तो हो जाएगा एक पार्ट, इधर दूसरा पार्ट, और इधर तीसरा पार्ट, इधर चौथा और पांचवा। तो देखो ये पहला पार्ट हो गया, है ना। हाँ यहाँ से सर। यहाँ तक पहला पार्ट हो गया, फिर दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट हो गया, चौथा पार्ट हो गया, पांचवा पार्ट हो गया। इस तरह से इस वायर को अगर 5 पार्ट में काट देंगे तो तुम बता सकता है कि हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना कितना होगा? आर बाय 5। हाँ। देखो अगर तुम हर पार्ट को सेम मतलब लेंथ में काटोगे तो जो रेजिस्टेंस है वो सब में बराबर 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 हो जाएगा। तो जैसे तुम यहाँ पर देखेगा, मान लो कि इस पॉइंट का नाम मान लो पी, है ना, पी नहीं, इसका नाम मान लो कि ए बी सी था, डी ई एफ। तो देखो तुम्हारा एक पार्ट हो जाएगा ए से सी, दूसरा पार्ट हो जाएगा सी से डी, तीसरा पार्ट हो जाएगा डी से ई, चौथा पार्ट हो जाएगा ई से एफ, और पांचवा पार्ट हो जाएगा एफ से बी। तो टोटल 5 पार्ट हो गया। तो अब पूरा का रेजिस्टेंस अगर आर था तो एक एक पार्ट का रेजिस्टेंस तो आर बाई फाइव होना चाहिए ना जी। 5 पार्ट में बांटे तो सब में बराबर होना हाँ चाहिए ना। सर। तो हाँ सर। सबका रेजिस्टेंस हो गया R/5 करके, ओके। अब नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज R डैश, मतलब कि ये जो रेजिस्टेंस हमारा बना है इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है किस सर 25 होगा। पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, किस में कनेक्ट किए हैं? पैरेलल में। पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। तो पैरेलल में कैसे कनेक्ट होगा? जैसे देखो पैरेलल में ऐसे ही कनेक्ट होगा ना, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, ऐसे ही होगा ना जी। पैरेलल में तो ऐसे ही हाँ कनेक्ट होता है, सब हाँ हाँ। ऊपर नीचे कनेक्ट होता है पैरेलल में। 5 वायर कनेक्ट कर दिए। पहला वायर का नाम क्या था बोलो? R5। AC। हाँ सर दूसरा इसी। वायर का नाम था CD। तीसरा वायर का नाम था DE। DE। चौथा वायर का नाम था EF। और पांचवा वायर का नाम था FB। इस तरह से पांचों वायर को किस में कनेक्ट कर दिए? कनेक्ट पैरेलल। पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल। तो अब हमको क्या चाहिए? अब हमको चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब तो हम पढ़ाए थे कि जितना भी पांचों रेजिस्टेंस है ये सबको हटा करके अगर हम एक ही रेजिस्टेंस लगाते हैं तो उसका जो वैल्यू होगा उसी को क्या बोलेंगे? आर इक्विवेलेंट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस सर। तो इसका फॉर्मूला, पैरेलल वाला का फॉर्मूला हम बताए थे कि अगर आपको 1/R इक्विवेलेंट निकालना है तो आप निकालेंगे 1/R1 पहले, उसके बाद 1/R2, उसके बाद 1/R3, जितना तक रहेगा, समझ गए। हाँ सर। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे। फाइनल स्टेप में आ गए कि 1/R इक्विवेलेंट अगर मेरे को चाहिए तो 1/R1 मतलब क्या हो गया? ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 के जगह पर, ये R4 के जगह पर, और ये R5 के जगह पर। सबका वैल्यू R/5 है। तो R1 का वैल्यू R/5, R2 का वैल्यू R/5, R3 का वैल्यू R/5, R4 का वैल्यू R/5, ऐसे लिखते जाओ। R5 का वैल्यू R/5। टोटल कितना बार हो गया? सर 5 बार। 5। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो गया 5 25 इंटू बाई आर। 5R/5, मतलब कि 25/R। क्वेश्चन में क्या बोला है? हमको क्या निकालना है? रेशियो ऑफ R एंड R डैश। R क्या है? तो जो पहले दिया हुआ था इनिशियल, शुरू में जो दिया हुआ था। और R डैश क्या है? तो R इक्विवेलेंट। यही है ना, कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस R डैश है, मतलब वही ना R इक्विवेलेंट है, समझ रहे हो ना जी। हाँ सर। हाँ हाँ। सर। तो हमको R/R डैश का वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ से तुमको मिला 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना मिला? 25/R मिला। तो अब तुम क्या करो कि इस R को इधर भेज दो। तो ये क्या आ जाएगा? R/R इक्विवेलेंट बराबर 25 आ जाएगा।
और यही आर इक्विवेलेंट को ही तो आर डैश बोल रहे हैं ना, समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। तो हमारा आंसर हो जाएगा आर बाय आर डैश कितना हो जाएगा 25। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गया ना? कोई डाउट है तो जल्दी बोलो। नहीं सर। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन ए सर्किट, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक पावर होता है उसका फॉर्मूला कौन सा इनमें से नहीं है। ठीक है, डज नॉट रिप्रेजेंट मतलब जो भी इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला आप पढ़े हैं उसमें से ये कौन सा है जो नहीं है, कोई बता सकता है? जल्दी जल्दी। आई आर स्क्वायर। यस। हाँ देखो कैसे हुआ, आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। जैसे हम पढ़ाए थे कि पावर इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर, ये पढ़ाए थे। हाँ सर। साथ ही साथ हम ये भी पढ़ाए थे कि ओम्स लॉ में V इक्वल टू आई आर होता है। हाँ सर। तो अगर हम यहाँ पर हम अगर मान लो कि I के जगह पर, ये जो इक्वेशन हम लोग का है उसमें I के जगह पर अगर हम चाहें तो I के जगह पर हम क्या रख सकते हैं? R को नीचे भेज देंगे, I के हाँ सर। जगह पर V बाय R रख सकते हैं कि नहीं? जल्दी बोलो। हाँ हाँ एकदम हाँ रख सकते हैं भाई, आई अपने जगह पे, आर नीचे आ गया। तो आई के जगह पर हम लोग वी बाई आर जो है रख सकते हैं। तो वी बाई आर यहाँ पे रख दिया आई के जगह पे और उसका स्क्वायर है इंटू आर। नेक्स्ट, अब ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर। एक आर कट गया तो क्या बचा? तो देखो तुम्हारा जो फॉर्मूला था, पहला फॉर्मूला ये था, इसी फॉर्मूला में अगर हम आई का वैल्यू को ओम्स लॉ से अगर आई का वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे तो दूसरा वाला भी इक्वेशन हमको क्या होगा? मिल जाएगा। मिल जाएगा। अब एक चीज और कर सकते हैं कि हम यहाँ पर आई को पहले रिप्लेस किए थे लेकिन अब हम आर को रिप्लेस कर देते हैं। तो आर बराबर तुम क्या लिख सकता है? सर आर बराबर वी बाई आई, ओम्स लॉ वी से। बाई आई। हाँ हाँ। हाँ, तो तुम यहाँ पर क्या करो ना कि पहले तो आई को रिप्लेस किया था ना फर्स्ट इक्वेशन में, अब तुम फर्स्ट इक्वेशन में क्या करो कि आई को रहने दो और आर को रिप्लेस करके लिख दो वी बाई आई। तो देखो एक आई और एक आई कट जाएगा, स्क्वायर है ऊपर में। हाँ सर। तो ये तीसरा इक्वेशन हो गया, समझ गया बात? तो यही तीन इक्वेशन होता है जो पावर के लिए यूज होता है। पहला पावर बराबर आई स्क्वायर आर, पावर बराबर आई स्क्वायर आर ये यूज होगा। पावर बराबर वी आई, ठीक है, और पावर बराबर वी स्क्वायर बाई आर। ये तीन इक्वेशन को छोड़ के ये जो बी नंबर है ये तो है ही नहीं, है क्या? नहीं। नहीं तो ये हमारा जो है यूज नहीं होता है, ये पावर के लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं होता है। समझ गया? कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे बोल रहा है दैट एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। ठीक है, तो रेटिंग जो होता है ना उसका मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। तुम बाजार से कभी भी बल्ब का डब्बा खरीद के लाएगा ना, तो उस बल्ब का जो डब्बा होता है ना उसमें ये लिखा रहता है कि आपका जो रेटिंग है वो कितना है। देखा है? हाँ सर। तो उसमें पावर रेटिंग लिखा रहता है। पावर रेटिंग का मतलब और वोल्टेज रेटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हम सर एक दोनों अलग एग्जाम्पल अलग तुमको रहते यहाँ पे देते, देखो ये एग्जाम्पल दे रहा है। जैसे ये बल्ब हम लोग जब खरीद के लाते हैं तो इस पे लिखा हुआ है 9 वॉट, इसका पावर रेटिंग कितना है? 9 वॉट। ठीक है, और इसका कुछ वोल्टेज रेटिंग भी होगा जो लिखा रहेगा 220 वोल्ट, ऐसे लिखा रहेगा। ये जो 220 वोल्ट है इसका मतलब है वोल्टेज रेटिंग, और जो 9 वॉट है इसका मतलब है पावर रेटिंग। वॉट होता है पावर का यूनिट और वोल्टेज होता है तुम्हारा वोल्ट्स पोटेंशियल का यूनिट। तो हर बल्ब या कोई भी सामान, इलेक्ट्रिकल सामान खरीदेगा तो उसके ऊपर में पावर रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग लिखा रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप उसको 220 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ेंगे तो आपको 100 वाट का पावर मतलब मिलेगा। क्या मतलब होता है कि अगर आप उसको 220 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ेंगे तो वो 100 वाट का पावर कंज्यूम करेगा, 100 वाट का पावर वो लेगा।
अच्छा, अगर ऐसा हो कि हम उसको 220 वोल्ट के सप्लाई से ना जोड़ करके हम लोग उसको व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट 110, अगर हम उसको 220 से ना जोड़ करके 110 में जोड़ेंगे तो कितना पावर वो कंज्यूम करेगा, ये निकाल के बताओ। सिर्फ 50 वॉट। तुम्हारा आंसर आया 50 वॉट। तुम बोलो जी। सर इसमें 75 आएगा। तुम्हारा आंसर आया 75। तुम्हारा 50 क्यों है? सर क्योंकि पहले ये आपका ये निकाले, क्या बोलते इसको, आपका करंट निकाले, करंट आया 10/22, फिर उसको वो 110 से इंटू किया तो 50 आया आंसर। करंट को किससे इंटू किया? VI ना। हाँ तो 110/22 इंटू 110 किया ना। हाँ, तो 50 आया। 11 दूनी 11, 1 2 इंटू 5 50। यही बोल रहा ना। हाँ सर। तुम बोलो जी, तुम क्या किया है? सर मेरा देखो ये कैसे बनेगा। यहाँ पर हमारे पास अगर 220 वोल्ट का सप्लाई देते हैं तो हमारा 100 वाट होगा, लेकिन अगर 110 वोल्ट का सप्लाई देंगे तब तो 100 वाट नहीं होगा। तो वही हम लोग को निकालना है। तो देखो इसका तरीका क्या है। सबसे पहले तुमको ये जानना है कि जो भी बल्ब होता है ना उसका रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा, चाहे कितना भी वोल्टेज दो तुम, चाहे 220 वोल्ट दो या फिर 110, ये रेजिस्टेंस जो होगा ना दोनों केस में फिक्स रहेगा। ठीक है, चाहे हाँ सर। 220 वोल्ट का सप्लाई से जोड़ो या फिर तुम उसको 110 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ो, रेजिस्टेंस को कोई मतलब नहीं है, रेजिस्टेंस जितना होना चाहिए उतना होगा। तो सबसे पहला काम होता है इस टाइप के क्वेश्चन में रेजिस्टेंस निकालना। और हम एक फॉर्मूला बताए थे, पावर इक्वल्स टू V²/R। पावर इक्वल टू V²/R। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ द बल्ब is connected if the bulb is connected with 220 volt supply, then power is 100 watt। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अगर हमको पावर इक्वल टू V²/R है तो रेजिस्टेंस इक्वल टू हम V²/P तो लिख ही सकते हैं। R को उस तरफ भेज दिए, P को इधर ले आए नीचे। हाँ। V² हम बोल रहे हैं 220 वोल्टेज देना है और हम पावर बोल रहे हैं कि उस टाइम पे 100 वाट का पावर मेरे को मिलेगा, तो V²/P कर दिए। तो V² मतलब हो गया 220 इंटू 220 दो बार और बाई 100 कर दिए। फिर यहाँ जीरो खत्म, जीरो खत्म, जीरो खत्म, जीरो खत्म, 22 इंटू 22 होते हैं 484। अब ये कैसे होता करते रहना, मल्टीप्लाई करने नहीं आता है तो फिर क्या फायदा पड़ गया। तो 22 गुने 22 कितना होगा? 484। तो हमको पता चल गया रेजिस्टेंस बल्ब का कितना होगा। देयरफॉर द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज therefore the resistance of the bulb is the resistance of the bulb is equal to 484 ओम। तो ये निकल गया रेजिस्टेंस। अब देखो सेम फॉर्मूला दोबारा यूज करेंगे, लेकिन इस बार पावर क्या होगा नहीं पता है और वोल्टेज 110 होगा। पहले वोल्टेज 220 था, पावर 100 था, रेजिस्टेंस आया 484। अब हम लोग वोल्टेज 220 नहीं दे रहे हैं, अब हम लोग वोल्टेज 110 दे रहे हैं। तो क्या रेजिस्टेंस बदल जाएगा क्या? नहीं। अभी तो बताया हम फिक्स रहेगा। इफ द बल्ब is connected with if the bulb is connected with 110 volt supply and resistance 484 ओम, देन फिर से वही फॉर्मूला पावर इक्वल टू V²/R। लेकिन अब यहाँ पर हमको पावर नहीं निकालना है, नहीं पता है, वोल्टेज 110 लेना है और रेजिस्टेंस वही रहेगा जो पहले था। तो 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 484, इसको हम लोग करेंगे कैंसल। ठीक है, तो 11 का पहाड़ा में चला जाएगा, तो 11 इंटू 10
11 इंटू 4, 11 इंटू 4। अब फिर से 11 में जाएगा, 11 इंटू 10, 11 इंटू 4, तो 100/4, 100/4 कितना होगा? 25। 25 वाट इज द राइट आंसर। दो दोनों आदमी गलत आंसर बताया। इसका सही आंसर होगा 25 ओम, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। ठीक है, अब एक चीज और तुमको बता देते हैं। हाँ सर। तुम्हारा जो तरीका था आदित्य, वो गलत क्यों था बाबू? देखो, तुम जो बोल रहा था ना, तुम क्या किया था फिर से बताओ। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर वाला लगा दिए थे। तुम लगाया था पावर इक्वल्स टू V इंटू आई लगाया था, है ना? हाँ और तुम यहाँ पे V कितना, आई जो है कैसे निकाला था? तो पहले वाला पावर इक्वल टू VI से, है ना? हाँ तुम ये इसी से निकाला था ना? हाँ सर। पावर तुम्हारा 100 वाट था और वोल्टेज 220 था, तो तुम बोला सर ये 10/22 होगा, यही बोला था मेरे को। हाँ ठीक है, और बोला कि ये देखो, एक चीज तुम यहाँ समझ नहीं पा रहे कि जब तुम वोल्टेज दे रहा है 220 का, ठीक है, हम्म, उस टाइम हम्म, पे तुम्हारा ये करंट है ना, तब जब तुम वोल्टेज 110 देगा तो वही सेम तो करंट थोड़ी करंट होगा। भी चेंज हो जाएगा। नहीं हाँ समझे जी, बात? समझे सर। इसलिए तुम्हारा आंसर गलत आ रहा था। हम्म, तो जो सही तरीका है वो हम बता दिए। सही तरीका क्या है? सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालिए आप। जो फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू V²/R, उससे सबसे पहले आप रेजिस्टेंस निकालिए, और वो रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा, चाहे आप कोई भी वोल्टेज दे रहे हैं, जो रेजिस्टेंस होना चाहिए बल्ब का वो रहेगा। तो फिर से उसी फॉर्मूला को लगा दीजिए और जो वैल्यूज है वो पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और हमेशा यही करना है जब भी स्ट्रिंग का क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट, ठीक है, सवाल है, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ्स। मतलब दो कंडक्टिंग वायर्स हैं हम लोग पास, सेम मटेरियल है, इक्वल लेंथ है, इक्वल डायमीटर है, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज and then parallel in a circuit across the same potential difference, the ratio of heat produced in this series and parallel combination would be। कहने का मतलब वो हो गया कि दो कंडक्टिंग वायर्स आप लीजिए, एक वायर ये है, दूसरा वायर ये है, चलो इसका नाम रख देते हैं ए वायर और इसका नाम रख देते हैं बी वायर। तो पहला पार्ट हो गया कि टू कंडक्टिंग वायर्स हम लोग को लेना है, मटेरियल दोनों का सेम है, मटेरियल दोनों का सेम है, मतलब एक ही मटेरियल से बना हुआ है। मान लो कि कॉपर से बना तो दोनों कॉपर से बना है, ठीक है। एंड इक्वल लेंथ्स, तो इसका जितना लेंथ है उतना ही लेंथ इसका भी है। इक्वल डायमीटर, मतलब इसका जितना एरिया थिकनेस है उतना थिकनेस इसका भी है। समझ रहे हो? ये जो मोटाई होता है ना, ये एरिया होता है ना, हाँ सर। हाँ मोटाई ये दोनों का सेम है। तो पहले इनको लगा दिया सीरीज में और फिर लगा दिया पैरेलल में। पोटेंशियल दोनों केस में सेम दिया है। सीरीज में जब दो रेजिस्टर को लगाया जाता है तो ऐसे लगाते हैं हम लोग, यहाँ वोल्टेज दे देते हैं ऐसे। और पैरेलल में जब दो रेजिस्टर को लगाते हैं तो ऐसे लगाते हैं, और यहाँ पे वोल्टेज दे देते हैं ऐसे। समझ रहे हो? तो एक जो है ये हाँ कौन सर। है, ए वायर है, और ये कौन है, बी वायर है। सेम वैसे ही ये ए वायर है, ये बी वायर है। तो तुमसे पूछ रहा है कि हीट जो प्रोड्यूस होगा ना सीरीज में, मान लो सीरीज में हीट प्रोड्यूस हुआ H1, और हीट जो प्रोड्यूस होगा पैरेलल में उसका रेशियो बताइए, मतलब H1/H2 बताइए। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छे से समझ गए हो? अब बनाओ। क्वेश्चन समझना जरूरी है पहले। हीट का फॉर्मूला हम पढ़ा चुके हैं पहले। हीट का फॉर्मूला देखो क्या पढ़ा है। हीट का जो फॉर्मूला है वो हाँ देखो सर है। क्या पढ़ा है, क्या हीट है? इक्वल टू करेंट स्क्वायर आर टी, मतलब आई कि स्क्वायर आर टी, हाँ आई स्क्वायर। वही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हमको करंट पता नहीं है, तो उस करंट को रिप्लेस कर दो और एक दूसरा फॉर्मूला भी हो जाता है। हीट सर इक्वल टू, H1 और H2 अपने से लगाए हैं। हाँ, V²/R इंटू टी, ये फॉर्मूला लगेगा। आई के जगह पर जैसे हम लोग लिख रहे थे ना I²R, उसको V²R भी लिख सकते हैं। हम पावर जब पढ़ा रहे थे, तो पावर जब पढ़ा रहे थे तो उसमें देखो तीन फार्मूला बताए। पावर में एक फार्मूला बताया I²R, एक फार्मूला बताया V²/R, और एक फार्मूला बताया V इंटू आई। पावर में देखो ये तीन फार्मूला है क्या, इसके बाद ही पावर पढ़ाए थे हम। हाँ सर। तो पावर में ये तीन हाँ सर। फार्मूला है, और हीट में हम एक फार्मूला बताए थे, H=I²RT। तो भाई आपको यहाँ वोल्टेज हाँ सर। पता है, ठीक है, आपको वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो आप यहाँ पे I²R को आप V²/R लिख के बनाओ ना।
तो हीट का ठीक है फॉर्मूला सर। ये यूज करो, वी स्क्वायर बाई आर टी यूज करो तो बन जाएगा। जब रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलता है? जब रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है? सर तीनों को ऐड कर देते हैं, जितना भी मतलब सबको ऐड कर मतलब देते जितना भी रहेगा सबको ऐड कर देते हैं, यही ना? हाँ सर, 1/r, R1 + 1 वो by पैरेलल में R2। होता है, हाँ सीरीज में ऐड होता है R1 + R2 + R3 + R4 जितना भी रहेगा। हाँ। और पैरेलल में होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 जितना तक रहेगा। तो ये हम पहले पढ़ाए थे। तो यहाँ पर जैसे दोनों वायर सेम है, दोनों वायर का सब कुछ सेम है, तो भाई दोनों वायर का रेजिस्टेंस भी तो सेम ही होगा ना। तो अब हम बनाते हैं, तुम लोग बहुत टाइम दे दिए, तुम लोग से बन नहीं रहे, तो अब हम बनाते हैं इसको। कोई आदित्य तुम्हारा कुछ आंसर आया तो बोल सकते हो। नहीं सर। नहीं आया तुम्हारा जी? कुछ आंसर आया तो बोल सकते हो। नहीं आया है? नहीं सर। ठीक है, तो हम बताते हैं। ये हम पहले बता दिए, क्वेश्चन क्या हम पहले बता दिए, अब डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहे हैं। देखो, जब तुम दोनों वायर को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो रेजिस्टेंस तो दोनों का सेम होगा ना यार, क्योंकि वायर दोनों सेम हाँ है, सेम मटेरियल है, सेम लेंथ है, डायमीटर तक सेम है, सब कुछ सेम है, तो रेजिस्टेंस दोनों वायर का सेम नहीं होगा क्या? सेम होगा सर। सेम ही होगा, हाँ बिल्कुल सर। सेम होगा। तो अगर दोनों वायर को सीरीज में लगाओगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में कितना आ जाएगा? R1 + R2 तो R1 + R2 बोले तो R + R वही। दोनों सेम है तो R + R लिखेंगे ना, 2R हो जाएगा। हाँ हाँ, अगर दोनों को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल में हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 होता है। अब इसको रखो वैल्यू को यहाँ पे, तो 1/R पैरेलल इक्वल्स टू 1/R + 1/R, क्योंकि दोनों सेम है, R1 R2 दोनों सेम है। तो यहाँ पे तुम्हारा 1/RP एलसीएम ले लो, एलसीएम R हो जाएगा, ऊपर 1 + 1 बचेगा, तो R + 2 1/RP इक्वल्स टू हो गया 2/R बोले तो RP इक्वल टू रेसिप्रोकल भी तो करते थे लास्ट में, तो कितना आ गया? R/2। तो एक में टोटल रेजिस्टेंस आया है 2R और एक में टोटल रेजिस्टेंस आया है R/2। मतलब सीरीज वाले में टोटल रेजिस्टेंस है 2R और पैरेलल वाले में टोटल रेजिस्टेंस है R/2। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं नहीं सर। सर। अब हीट इन सीरीज या H1 जिसको बोल रहे थे हम, या H1 को हीट इन सीरीज बोलना है ना, तो HS भी लिख सकते हो ताकि समझ आए अच्छे से। हीट इन सीरीज और हीट इन पैरेलल पूछा था क्वेश्चन में। रेशियो ऑफ हीट इन सीरीज एंड इन पैरेलल, तो H1/H2 लिखो चाहे HS/HP लिखो, तुम्हारी मर्जी, उसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी लिख सकते हो हीट इन सीरीज बाय हीट इन पैरेलल। तो हीट इन सीरीज बाय हीट इन पैरेलल निकालना है, और हीट का फॉर्मूला हम बोले दैट कि आपको ये यूज करना है, हाँ V सर। स्क्वायर बाय H R = इंटू V T। square T। ठीक है, तो अगर हीट इन सीरीज लिखोगे चाहे हीट इन पैरेलल लिखोगे तो क्या दोनों केस में पोटेंशियल हमारा सेम होगा? हाँ हाँ सेम सर। हाँ। होगा। क्या दोनों केस में टाइम भी तो सेम होगा, कितने देर के लिए यूज किया जा रहा वो भी तो सेम होगा? हाँ क्या सर। अलग होगा? रेजिस्टेंस अलग होगा। सीरीज वाले केस में टोटल रेजिस्टेंस 2R है और पैरेलल वाले केस में टोटल रेजिस्टेंस R/2 है, तो ये अलग है केवल, समझ पा रहे हो ना? हाँ सर। हाँ तो यहाँ पर तुम therefore heat in series equal to V square, potential V square by RS into time t। RS का वैल्यू कितना था? 2R into time t। एंड हीट इन पैरेलल कितना होगा? V स्क्वायर बाई R इन पैरेलल इंटू टी। R इन पैरेलल कितना लिखेंगे? R/2 R/2, मतलब 2 चला जाएगा ऊपर। ऊपर। ठीक है, अब इनका रेशियो बता दो। रेशियो मतलब डिवाइड करना होगा ना। हाँ। हाँ सर। तो नाउ हीट इन सीरीज बाय हीट इन पैरेलल इक्वल टू, डिवाइड करो, क्या क्या कट जाएगा? डिवाइड करो, देखो एक पूरा एक एक लिखने मिनट की से जरूरत बता नहीं रहा है। अगर पूरा लिखते भी तो ऐसे लिखना पड़ेगा तुमको, और क्या।
क्या क्या कट जाएगा बताओ? So 1:4. हाँ 1:4 होगा, लेकिन सारा टर्म कट जाएगा, जैसे कि वी स्क्वायर कट जाएगा, टी कट जाएगा, आर कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1/2 और नीचे बचेगा 2/1। तो ये लिखा लिखा जाएगा 1/2 इंटू 2/1, तो 1:1 होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ तो ऊपर बचेगा 1/2 और नीचे बचेगा 2/1, तो जो रेसिप्रोकल होके 1/2 ही हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 1/4। देख लो यहाँ पे, हाउ इज अ वोल्टमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स? ये पढ़ाए थे हम। सीरीज में पैरेलल। बोल रहा हाउ इज द वोल्टमीटर, डिफाइन लिखेगा, डिफाइन लिखा है क्या? डिफाइन कहाँ करना है? हाउ इज द वोल्टमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स? वोल्टमीटर का सिंबल ऐसा होता है, ये जो होता है ये हाँ, वोल्टमीटर का सिंबल यूज होता है। वोल्टमीटर किस चीज में यूज होता है? टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है वोल्टमीटर को, ये सिंबल होता है इसका। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसको आप इसको सर्किट में कैसे लगाइएगा, पैरेलल में लगाइएगा या सीरीज में लगाइएगा? तो इसको पैरेलल में लगाया जाता है। जैसे कोई भी सर्किट है, मान लो एक ऐसा सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हम लोग बैटरी लगा दिए, ये रेजिस्टेंस का नाम है R1, ये रेजिस्टेंस का नाम है R2। मेरे को यहाँ पे वोल्टेज मेजर करना है R1 के थ्रू, तो ऐसे लगाएंगे वोल्ट मीटर को यहाँ पे ऐसे। क्या ये सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है R1 के साथ? पैरेलल में। पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। तो यहाँ आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? पैरेलल। कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल। और ये सर इसमें डायग्राम बोल क्या रहा है? बोल रहा है किस तरह से कनेक्ट करिएगा, सीरीज में या पैरेलल में। अच्छा, मेजर करने के लिए। हाँ, वोल्टेज अगर मेजर करना है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेजर करना है, तो सर्किट में आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर को किस तरह से लगाएंगे? तो पैरेलल में लगाएंगे। अ कॉपर वायर, क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 मिलीमीटर, mm का मतलब होता है मिलीमीटर, एंड रेजिस्टिविटी 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is doubled? ये बनेगा इस फॉर्मूला से। यहाँ पे रो का आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी, एल का मतलब होता है लेंथ, और ए का मतलब होता है एरिया। एरिया किसका? क्रॉस सेक्शन का। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को डायमीटर दिया हुआ है। पहला चीज डायमीटर यहाँ पे गिवन है, डायमीटर इक्वल टू होता है 0.5 मिलीमीटर, यहाँ दिया हुआ है। अगर इसको एसआई यूनिट में बदलना है, मतलब कि मिलीमीटर को जब भी मीटर में चेंज करते हैं तो इंटू 10⁻³ कर देते हैं, मल्टीप्लाई, तो ये मीटर में चेंज हो जाता है। तो हम लोग को डायमीटर ये गिवन है, डायमीटर हमारा इतना है, ठीक है। अगर किसी को डायमीटर पता है तो रेडियस तो पता कर ही सकता है। रेडियस कितना हो जाएगा? उसका हाफ। डायमीटर का आधा हो जाएगा। ये रेडियस भी हम लोग को एक तरह से पता है। अब सेकेंड पार्ट में बोल रहा है रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का मतलब ये सिंबल क्या यूज होगा? रो। रो दिया हुआ है, रो कितना दिया हुआ है? 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि व्हाट विल बी द लेंथ, लेंथ बताइए, मतलब एल का वैल्यू बताइए, ठीक है, एल का वैल्यू बताइए, एल का वैल्यू लेंथ बताइए। और रेजिस्टेंस दे दिया है, रेजिस्टेंस 10 ओम, रेजिस्टेंस कितना लेना है? 10 ओम।
तो देखो तुमको ये फॉर्मूला में क्या क्या दिया है और क्या निकालना है। तुमको रेजिस्टेंस दे दिया 10 ओम, तुमको रेजिस्टिविटी दे दिया है, रो का वैल्यू दे दिया है, लेंथ नहीं पता है, एरिया भी तुमको दे दिया है। एरिया दिया हुआ है कैसे, एरिया कैसे दिया हुआ है, एरिया कैसे दिया हुआ है। किसी भी क्रॉस सेक्शन का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि जो भी वायर होगा उसका ऐसा ही होगा ना जी एरिया। ये क्या है, सर्कल है ना, तो रेडियस पता है ना तुमको, तो पाई आर स्क्वायर से हाँ एरिया निकाल सकते हो। तो तुमको यहाँ पे आर दिया है 10 ओम, रो दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, लेंथ पूछ रहा है, तो पहले एरिया निकाल लो। एरिया हो जाएगा तुम्हारा पाई का मतलब होता है 3.14 और आर स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो यहाँ से एरिया आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं यहीं पे। तो एरिया इक्वल्स टू 3.14 इंटू 0.5 का स्क्वायर कितना होगा। अच्छा 0.5 को ऐसे लिख दो ना, डेसिमल लगा दो नीचे, मतलब डेसिमल हटा के नीचे 10 कर दो, कर सकते हो ना। तो ये 5/20 कितना होगा बताओ तो। 1/4। 5/20 हो जाएगा ना नीचे। तो 5/20 मतलब 5/4 नहीं लिख सकते क्या। बस। अरे थोड़ा और डिटेल में करना, बोलो ना यार, टाइम पास क्यों कर रहे हो, बताओ। हाँ सर। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा 5/4 मतलब कि 5 से कैंसिल हो जाएगा, 4 बार में 20 जो नीचे था, डेसिमल हटा के 10 लगाया तो नीचे 20 हो गया था ना, ऊपर 5 था, तो 5 चौके 20। तो इसको 1/4 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से एरिया निकल जाएगा 3.14 इंटू 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा 1/16 और 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻6 डबल। ठीक है। हाँ सर। नहीं ना। नहीं सर। ठीक है। अच्छा ये जो 2 डेसिमल है तो इसको हटा करके हम लोग नीचे 2 जीरो लगा सकते हैं ना। हाँ सर। और 314/16 डिवाइड करो तो 314/16, तो 16 दूनी 32 तो होगा नहीं, एक बार में 16, 11 में 6 गया 5, 2 में से 1 गया 1, तो 154। तो 9 बार में जाना चाहिए, क्योंकि 10 बार में तो 160 हो जाएगा, तो 9 बार में जाएगा। 9 6 या 54 का 4 हैंड इन 5, 9 1 या 9 और 5, 9 5 14, ठीक लिखे है ना जी। 10, तो 10 आ रहा है यहाँ, 10 बच रहा है। तो इसको अगर और आगे करना है तो यहाँ पे डेसिमल लगा के जीरो देंगे। 16 इंटू 5 कितना होगा, 85 नहीं, 16 इंटू 5 6 5 30 80 होगा, 80 सर। 6 बार में कर दो, तो 6 6 या 36, 6 1 96 हो जाएगा 6 बार में, तो 19.6 आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो डिवाइड करेंगे ना 314/16, तो ये हो जाएगा 19.6, और नीचे 2 जीरो था और ऊपर में 6 जीरो है, तो बढ़ के कितना हो जाएगा -8, 2 जीरो बढ़ जाएगा ना। तो ये तुमको कैलकुलेशन तो पूरा टाइट होना चाहिए, कैलकुलेशन नहीं आएगा तो ये सब कर ही नहीं पाएगा, तो सवाल कहाँ से बनाएगा। तो कैलकुलेशन सीखने का उम्र 10 में नहीं होता, उससे पहले होता है, फिर भी हम सारा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बता दे रहे हैं, ताकि कैलकुलेशन की वजह से ऐसा ना हो कि क्वेश्चन ना समझ आए। तो ये तुम्हारा एरिया निकाल लिया गया, एरिया इसलिए निकाल लिया गया ताकि आसानी हो। अब हमको सब कुछ पता है, हमको आर पता है, रो पता है, एरिया पता है, लेंथ निकालने बोला था, तो इसी इक्वेशन को यूज करो। लेंथ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लेंथ को अपनी जगह पे रहने दो, बाकी सबको एक साइड भेज दो। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सर L इक्वल टू RA बाई रेजिस्टिविटी। आर एल अपने जगह पर है, ए ऊपर चला गया, रो नीचे आ गया, ये पता नहीं है। हाँ सर। तो हमको यहाँ से लेंथ मिल जाएगा, आर कितना था 10 था, एरिया कितना निकाला 19.6 इंटू 10⁻⁻8, और रो कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻8। अब देखो तो क्या क्या कटेगा यहाँ,
ये कट जाएगा पूरी तरह से, ऊपर आ जाएगा। देखो डेसिमल भी कट जाएगा, डेसिमल एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे हटा दो, तो ऊपर में आ जाएगा 1960 डिवाइडेड बाई 16। इसको डिवाइड करो, 1960 डिवाइडेड बाई 16, 1960 डिवाइडेड बाई 16, जल्दी बताओ। 122.5। ठीक है, 1960 डिवाइडेड बाई 16, तो कितना आ रहा है 122.5, 122.5। थोड़ा सा डेसिमल 5। थोड़ा सा कम बेसी हो सकता है, ठीक है। तो 122.5 मीटर जो है ना यहाँ पे लेंथ होगा। तो देखा तुम, अगर एरिया तुम अलग से निकाल लिया तो कितना आसान हो गया, नहीं हो गया? एरिया हम पहले निकाल लिए क्योंकि हमको रेडियस पता था, एरिया नहीं पता था। एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर तो करना पड़ेगा ना। तो क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, कैलकुलेशन लेंथी है। तो यहाँ पे एक पार्ट और है, क्या पार्ट है, दैट हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। बोल रहा रेजिस्टेंस में कितना का चेंज आएगा अगर आप डायमीटर को डबल कर देंगे। तो इसमें शॉर्टकट हम बता देंगे, इसमें तुमको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, इसमें हम शॉर्टकट बता देंगे। बोलो जल्दी। अरे हुआ यहाँ तक? हाँ सर। हाँ, हाँ सर हो गया। नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज, मतलब रेजिस्टेंस में कितना का चेंज आएगा अगर आप डायमीटर को डबल कर देंगे। डायमीटर को डबल करना मतलब रेडियस भी तो डबल हो जाएगा, नहीं होगा? हाँ सर। मतलब डायमीटर को हाँ डबल हाँ करें तो रेडियस डबल नहीं होगा? तो हो जाएगा सर। डायमीटर को डबल करने से रेडियस डबल हो जाएगा, और एरिया कितना टाइम्स हो जाएगा, एरिया कितना टाइम्स चेंज हो जाएगा? 4। एरिया जो है 4 टाइम्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। एरिया 4 टाइम्स चेंज हो जाएगा, कैसे देखो, लेंथ को कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, जो बोल रहा है यहाँ पे लेंथ को कोई चेंज नहीं करना है। सर 4 टाइम्स कैसे होगा? क्योंकि एरिया होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब पाई तो चेंज होने वाला नहीं है, और हाँ रेडियस को कर दिए डबल, और इसका स्क्वायर है, तो 4 तो बाहर आएगा ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर हुआ ना, तो इसका हाँ ये शुरू का एरिया का 4 गुना हो जाएगा ना। हाँ ठीक। समझ गए? हाँ जैसे शुरू में जो एरिया था वो पाई आर स्क्वायर था, शुरू में हाँ सर। एरिया था पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमारा रेडियस अगर डबल हो जाता है तो यहाँ 2r रखना पड़ेगा। अब 2r का हाँ स्क्वायर करना है तो 4r स्क्वायर लिखोगे ना। तो क्या ये हाँ फोर हाँ फोर टाइम्स ऑफ इनिशियल एरिया नहीं हो गया है? हाँ इसीलिए हम बोले कि रेडियस को डबल करने से एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। जैसे मान ठीक। लो कि तुम्हारा एरिया का शुरू में एरिया है पाई आर स्क्वायर, ये इनिशियल है, ठीक है, ये इनिशियल एरिया है, ठीक है। नाउ हम्म, नाउ रेडियस बिकम्स, नया रेडियस आर डैश मान लो, नया रेडियस बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ शुरू का रेडियस, यही बोला ना। तो नया हाँ एरिया इक्वल टू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस कितना है हमारा 2r है, तो 4 इंटू आर स्क्वायर हो गया। और ये क्या था, एरिया था शुरू का, तो 4 इंटू एरिया, मतलब नया एरिया इज 4 टाइम्स ऑफ शुरू का एरिया। अगर रेडियस डबल होगा तो एरिया 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, रेडियस के साथ स्क्वायर है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो हाँ रेडियस सर। डबल हो गया तो एरिया 4 गुना हो जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला था रेजिस्टेंस का, देखो तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था रो इंटू एल बाई ए। अब इस क्वेश्चन में रो तो चेंज करना नहीं है, क्वेश्चन में कुछ बोला है कि आप मटेरियल को चेंज कर दीजिए, नो चेंज। क्वेश्चन में बोला है नहीं क्या लेंथ को चेंज कर दीजिए, नहीं। नहीं सर। नो चेंज। क्या चेंज करने बोला है? सर आर area। हाँ, आर, ये नहीं बोला डायरेक्टली, ये नहीं बोला एरिया चेंज हो जाएगा, वो बोला था डायमीटर को डबल कर देंगे। हम लोग ऐसा सोचे कि डायमीटर डबल होने से तो रेडियस भी डबल होगा, और रेडियस के डबल होने से एरिया 4 गुना हो जाएगा। समझ गए बात? तो हाँ सर। एरिया अगर 4 गुना हो जाएगा तो रेडियस तो 4 गुना कम हो जाएगा ना जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। हाँ नहीं हाँ समझ रहे हो? रेजिस्टेंस ऊपर है, एरिया नीचे है। अगर रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ेगा तो सॉरी, अगर एरिया 4 गुना बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस तो 4 गुना घटना चाहिए ना, हाँ ऊपर सर। नीचे। हाँ सर।
तो रेजिस्टेंस हमारा आंसर कितना हो जाएगा बताओ? नहीं समझा? समझे सर? अरे शुरू में रेजिस्टेंस 10 था। सर हमने सर हाँ हाँ शुरू में रेजिस्टेंस 10 था, उसको 4 गुना मतलब घटा दो ना, 10/4 करो, कितना आएगा? 2.5 होगा। हाँ सर 2.5 हाँ। तो वही बोले, शॉर्टकट ट्रिक बता दिए, इससे कर लो। उतना लेंदी कैलकुलेशन क्यों करेगा, आंसर तो वही आना दोनों में। अगर तुमको ये नहीं करना रहता तुम ऐसे करता, देखो तुम क्या करता, नया रेजिस्टेंस निकालना है, रो दिया हुआ था, रो कितना 1.6 इंटू 10⁻⁸, ठीक है। एल कितना निकाले 122.5, ठीक है। एरिया कितना है पाई इंटू आर स्क्वायर। आर कितना था हमारा पहले, पहले हमारा रेडियस कितना था, पहले हमारा रेडियस कितना था 0.5 इंटू 10⁻³ पहले हमारा रेडियस था हाँ सर 0.5 इंटू 10⁻³ और फिर आधा करना है इसको, इसका स्क्वायर, इसको सॉल्व करो तो तुम्हारा नया रेजिस्टेंस आएगा। क्या तुम इतना कैलकुलेशन करना पसंद करेगा? जी सर। हमको नहीं नहीं सर लगता करेगा। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा नहीं सा सर सोचो, दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाओ? ये दिमाग लगाओ कि तुम्हारा अगर डायमीटर डबल तो रेडियस डबल, अगर रेडियस डबल तो एरिया 4 गुना, अगर एरिया 4 गुना तो रेजिस्टेंस 4 गुना कम, क्योंकि उल्टा रिलेशन है, ऊपर नीचे है। समझ गए? हाँ सर। हाँ सर तो इसीलिए रेजिस्टेंस 10 था, बाद में कितना हमने बाद में जो भी किया उसकी वजह से 2.5 हो जाएगा, तो आंसर वही आया। ठीक है। हाँ बोल रहे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि द वैल्यूज ऑफ करंट आई, ठीक है, करंट आई फ्लोइंग इन गिवन रेजिस्टर, एक रेजिस्टर से आई करंट फ्लो करता है और इसको कनेक्ट करके रखे हम लोग बैटरी से, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है अक्रॉस द रेजिस्टर। तो आई एम्पियर में दिया हुआ है, क्योंकि करंट का यूनिट एम्पियर होता है और वी वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है। तो जब करंट 0.5 है तब वोल्टेज कितना 1.6 था, तब करंट 0.5 था, ठीक है। जब वोल्टेज 3.4 है तो करंट 1 है, जब वोल्टेज 6.7 है करंट 2 है, जब वोल्टेज 10.2 है तो करंट 3 है, जब वोल्टेज 13.2 है तो करंट 4 है। तो इस तरह से वोल्टेज के चेंज होने से करंट भी चेंज हो रहा है। तो इसके बीच में ग्राफ बताइए कैसा होगा और रेजिस्टेंस भी निकाल के बताइए। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मानेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मानेंगे। तो मान लो कि ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और इधर हम मान लिए कि ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। तो एक्स एक्सिस में हम लोग प्लॉट करेंगे वोल्टेज को, वोल्टेज को इधर रखेंगे, और वाई एक्सिस में हम प्लॉट करेंगे करंट को, करंट को हम इधर रखेंगे। ये जो पॉइंट होगा बीच में, ये तो 0,0 होगा, ठीक है, ये 0,0 होगा, तो इसको ओरिजिन बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। इधर 2 हो गया, 2 से फिर 4 हो गया, 4 से 6 हो गया, 6 से 8 हो गया, 8 से 10 हो गया, 10 से 12 हो गया, 12 से 14 हो गया। इससे ज़्यादा नहीं ले रहे क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज 13.2 तक ही है। करंट को प्लॉट करते 1 2 3 4 करके। तो करंट इधर 0 से 1, 1 से 2, ठीक है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से हाँ 5, सर इस तरह से। ओके, ठीक है तो इस तरह से हो गया, ठीक है। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। अब यहाँ पर जब हमारा ये क्या नाम है, वोल्टेज या करंट, दोनों में से देखो कौन कौन किया गया है। जब हमारा वोल्टेज 1.6 है तो करंट 0.5 है, तो वोल्टेज 1.6 जो होगा कहीं यहाँ पर होगा और करंट 0.5 कहीं यहाँ पे होगा, मतलब दोनों यहाँ आके मिलेगा इससे। उसके बाद हमारा जब वोल्टेज 3.4 है, मतलब कहीं यहाँ पे 3.4, तो ये 1 है, मतलब कि 1 इधर इसके सामने यहाँ ऐसे,
ठीक है, इस तरह से प्लॉट करते जाना है। उसके बाद जब ये 6.7 हो गया तो ये 2 हो गया, तो 6.7 हो गया तो ये 2 हो गया। उसके बाद जब ये 10.2 हो गया तो ये 3 हो गया। और जब ये 13.2 हो गया तो 4 हो गया। तो इसको मिला देंगे, यही ग्राफ होगा हमारा, सीधा आएगा स्ट्रेट लाइन, यही ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, सर आप रफली ड्रॉ किए क्या? अब ग्राफ पेपर तो नहीं ना बाबू, कहाँ से करेंगे ग्राफ पेपर, कहाँ से लाएंगे। हाँ ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब इसमें हम लोग को बोला था रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस जो निकालना है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू V बाई आई, उससे निकल जाएगा ओम्स लॉ से। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू V बाई आई, R इक्वल टू V बाई आई। V मान लो 3.4 है तो करंट 1 है, तो R कितना हो जाएगा 3.4 ओम। यही हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टेंस देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। मतलब जब एक 12 वोल्ट बैटरी के साथ हम लोग एक रेजिस्टर लगाते हैं तो करंट इतना है, तो रेजिस्टेंस बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमने पढ़ा था, और ओम्स लॉ में बोला जाता है कि V इक्वल टू आई आर होता है, ये हम लोग पढ़े हैं। यहाँ पर हम लोग को रेजिस्टेंस चाहिए, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा V बाई आई। क्वेश्चन में बोला है कि वोल्टेज 12 वोल्ट है और करंट 2.5 मिली एम्पियर है, तो मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलना ज़रूरी है। अब इसको क्या करो, डिवाइड करो। सो R इक्वल टू 12 बाई 2.5, ये 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो 10⁻³ हो सर थोड़ा जाएगा। अलग कलर से लिखिए ना। 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। ये डेसिमल को हटा देंगे तो ऊपर में 10 हो जाएगा। तो 5 इंटू 5, 5 इंटू 2, तो 12 दूनी 24/5 इंटू 10⁻³। तो 24/5 को लिख सकते हैं 5 4 जा 20, बचे 4.8। तो 4.8 इंटू 10⁻³ ओम, ये आंसर होगा। ठीक है, वोल्टेज बोला था 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस बोल रहा था कि रेजिस्टेंस जो बोल रहा था 2.5 मिली एम्पियर बोल रहा था। तो मिली एम्पियर में तो नहीं लिख सकते, उसको एम्पियर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिए। उसके हाँ बाद सर। ये 10⁻³ ऊपर चला गया तो 10⁻³ हो गया, माइनस जो है वो प्लस में बदल गया। और 12 यहाँ पे था और फिर 5 से काटे, डेसिमल हटा दिए, ऊपर में 10 लगा दिए, फिर 5 से काट दिए, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, तो 12 दूनी 24/5, और 24/5 को डिवाइड करेंगे तो 4.8 आएगा। तो फाइनली 4.8 इंटू 10⁻³ ओम इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दैट अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, बैटरी का पोटेंशियल दिया हुआ 9 वोल्ट, is connected in series with resistors 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm respectively. How much current would flow through the 12 ohm resistor? How much current would flow through the 12 ohm resistor? यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक बैटरी है और वो जो बैटरी है उसको सारे रजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट किया गया है। क्वेश्चन नहीं में लिखा हुआ है सीरीज, तो उसको अगर जैसे ये एक बैटरी है, मान लो ये एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल है 9 वोल्ट। ठीक है, 9 वोल्ट्स। अगर हम इसको, कितना रजिस्टर है, 1 2 3 4 5, 5 रजिस्टर के साथ सीरीज में जोड़ दो, 1 2 3 4 5, तो ये 5 रजिस्टर के साथ ऐसे सीरीज में ये जुड़ जाएगा।
सारा का वैल्यूज दिया हुआ है यहाँ पे। पहला का है 0.2 ओम, दूसरे का है 0.3 ओम, तीसरे का 0.4 ओम रेजिस्टेंस, और इसका 0.5 ओम, और इसका 12 ओम ये रेजिस्टेंस है। तो हमसे पूछ रहा है कि ये जो 12 ओम वाला रेजिस्टर है ये वाला, इससे कितना करंट पास होगा। ठीक है, इससे कितना करंट पास होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हम लोग दे रहे हैं दैट कि ऑल दी 5 रेजिस्टर्स, all the 5 resistors are in series, are in series। तो अगर सारा का सारा पांचों रेजिस्टर अगर सीरीज में है तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे सीरीज में। सबको ऐड कर देंगे। सबको ऐड कर देंगे। हाँ सर, R1 प्लस R2। आर इक्विवेलेंट यहाँ पे आ जाएगा 0.2 ओम को ऐड करो सबके साथ, तो 5 4 9 9 3 12 12 3 12 2 15 15 माने 1.5 12 1 13 13.5। ठीक लिखे है ना। 5 4 9 9 3 12 12 2 14। अच्छा 1.4 होगा, 13.4 आएगा। ठीक है, जोड़ने आता है ना जी। हाँ सर। तो 13.4 ओम यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस है। मतलब ये जो डायग्राम है ना, इसको सिंप्लिसिटी के साथ अगर ड्रॉ किया जाए तो सिंपल ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। एक ही रेजिस्टर लगा दो, 9 वोल्ट का पोटेंशियल दे दो और रेजिस्टेंस लिख दो 13.4 ओम। सिंपल ऐसे बना सकते हो, पांचों को हटा करके एक रेजिस्टर लगा सकते हो यहाँ पे जो कि 13.4 वोल्ट का होगा। तो अब हम लोग यूज़ कर लेंगे ओम्स लॉ, उससे करंट पता चल जाएगा। ओम्स लॉ क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि करंट निकालने बोला है। तो ओम्स लॉ यूज़ करेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो यहाँ पर हमें I चाहिए, तो I इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर, और V दिया हुआ है, V दिया हुआ 9 और R दिया हुआ है 13.4। अब इसको डिवाइड करने आता है तुम लोगों को। हाँ सर। ठीक है, तो 9 डिवाइडेड बाई 13.4, तो 9 डिवाइडेड बाई 13.4 कितना हो जाएगा, 0.67 करके बता दे क्या डिवाइड। नहीं सर। ये डेसिमल हटा देना, ऊपर में एक ज़ीरो लगा देना, 90 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 134। फिर 2 से डिवाइड करना, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, ऊपर आ गया 45, नीचे आ गया 67। तो अब देखो कैसे करेंगे, ऊपर आ गया 45, नीचे आ गया 67। तो इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे, 45 लिख देंगे, यहाँ पॉइंट लगा के 0 6 बार में, 7 6 जा 42, 6 6 जा 36, 40, 10 में से 2 गया 8, 4 48, फिर 0 आएगा, 480। 480 बोले तो 7 बार में देखते हैं, तो 7 7 जा 49 और 6 6 जा 36, 36 और 4 40, 409 नहीं, 7 7 जो 49 और 7 6 जो 42, अच्छा 46, हाँ ठीक है। तो ये लगभग 0.67 आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है दैट हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल। ठीक है, सारे को पैरेलल में, मतलब कितना, एक का 176 है, तो ऐसा कितना रेजिस्टर को पैरेलल में लगाएंगे ताकि हम लोग को रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर, मतलब ताकि हम लोग को 5 एम्पियर का करंट मिलेगा और 220 का वोल्टेज देने पर। समझ रहे हो, मतलब कि तुम्हारे पास 176 ओम का एक एक रजिस्टर बहुत सारा रखा हुआ है। ठीक है, उसमें से हाँ सर। तुमको कुछ उठाना है और कनेक्शन करना है, इस तरह से पैरेलल में कनेक्शन करना है ताकि तुम्हें टोटल करंट 5 एम्पियर का मिले, और जो वोल्टेज सप्लाई है वो 220 वोल्ट का है। तो कोशिश करो। चलो हो गया टाइम अप। सर 4 देखो, हाँ बोलो। 4 4 कितना कितना 4। 4 हाँ मेरा तो 4 है। 4, चलो देखते हैं तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं। तुम भी कुछ बोलना चाहता है, तुम्हारा कोई आंसर आया। नहीं सर, बना ही रहे। तो टाइम अप हो गया, चलो अभी हम बना रहे हैं। देखो, हाउ मेनी हमको नहीं पता है, हम जानते ही नहीं है। ठीक है,
कितना होगा, तो कुछ तो मानना पड़ेगा ना। अरे तुमको पता थोड़ी है 10 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 8 होगा, नहीं पता है। तो ऐसा करो दैट, ऐसा एज्यूम कर लो, लेट एक्स रेजिस्टर्स आर यूज्ड। मान लो कि एक्स रेजिस्टर्स का यूज हो रहा है, ठीक है। तो टोटल जैसे कि मान लो ऐसे, अगर 1 2 3, अगर 3 रजिस्टर को पैरेलल में लगा देते हैं, ठीक है, इसका आर है, इसका भी आर है, इसका भी आर है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे पैरेलल में? R/3। R/3, जितना रेजिस्टेंस होता है और जितना नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होता है उससे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस R है और नंबर 3 है, तो R/3, क्योंकि सारा सेम है। उसी तरह से अगर 5 रहता तो R/5, अगर 10 रहता तो R/10, ऐसे शॉर्टकट है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हमारे पास एक रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 176, और टोटल कितना रेजिस्टर्स है x, समझ गए? हाँ सर। तो ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इतना आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। इसी को मेन समझना है यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग यूज कर लेंगे ओम्स लॉ, और फिर कहानी खत्म हो जाएगा। यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में पढ़े हम लोग दैट V इक्वल्स टू होता है I इंटू आर। हमारा वोल्टेज तो साफ साफ बोल दिया था भाई कि 220 ले लेना, तो कोई दिक्कत ही नहीं था। करंट भी बोल दिया था भाई कि 5 एम्पियर ले लेना, कोई दिक्कत ही नहीं था। और रेजिस्टेंस बोला था कि कितना होगा, तो रेजिस्टेंस निकालना पड़ा है। कितना है रेजिस्टेंस, एक का 176 है, और वैसा ऐसा बहुत सारा पैरेलल में जोड़ दिए, तो सबका टोटल निकालना पड़ेगा ना। हाँ सर। तो इसीलिए क्या लिखेंगे रेजिस्टेंस के जगह पे 176/3 लिखेंगे, ठीक है। 3 बोल रहे 176/x। अगर 2 रहता तो 176/2, अगर 3 रहता तो 176/3, अगर 4 रहता तो 176/4, लेकिन मेरे को पता ही नहीं है, इसीलिए 176/x। ओके, हाँ सर। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x को ले जाएंगे LHS में और 220 को ले आएंगे नीचे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि 11 से कटेगा, ये 11 से कटेगा, 11 इंटू 1 11 बचेगा 6, तो हो जाएगा 66। तो 11 6 जा 66, उसके बाद 11 इंटू 2 और 0, 5 इंटू 4 20, और 4 इंटू 4 16। ऐसे काटने आता है बाबू? हाँ सर। थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। 11 का पहाड़ा से कटेगा, 11 का पहाड़ा याद है? हाँ सर। 11 इंटू 16 होता है 176, और 11 इंटू 20 होता है 220। तो इस तरह से हम काट दिए, फिर 5 से कट गया, फिर 4 से कट गया, तो 4 आया। तो नंबर ऑफ रेजिस्टर्स यूज्ड कितना होगा, देयरफॉर नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितना यूज होगा यहाँ पे, 4 सर। यूज्ड इक्वल टू 4। और डायग्राम कैसा होगा, 4 बनेगा, 4 पीस बनेगा ऐसे तो। 1 2 3 4, ऐसा डायग्राम होगा ऐसा। और बैटरी कितना का होगा, 220 वोल्ट का बैटरी होगा। करंट कितना बहेगा इसमें, 5 एम्पियर। और सबका रेजिस्टेंस कितना कितना होगा, 176 176 176 और 176, ऐसे, ठीक है। तो हाँ तुमको ये डायग्राम नहीं बनाने बोला था, वो तो हम एक्स्ट्रा बता दिए, ठीक है। हाँ। तो ऐसे चारों को, 4 ही रजिस्टर हम यूज करेंगे, तो मेरा जो कंडीशन है वो मिल जाएगा, 5 एम्पियर का करंट भी मिल जाएगा, 220 वोल्टेज हम लोग सप्लाई देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर्स। मतलब कह रहा है कि आप बना के दिखाइए कि किस तरह से आप 3 रजिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे, और तीनों का रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है 6 6 6 दिया हुआ है, सबका 6 करके दिया हुआ है, ताकि जो टोटल रेजिस्टेंस मिले कॉम्बिनेशन का वो हमें 9 मिले और 4 मिले। तो 6 3 रजिस्टर है, 1
2 और ये 3, ये तीनों को किस तरह से कनेक्ट करेंगे दैट टोटल 9 ओम आ जाए एक बार पहला या फर्स्ट का, और इन तीनों को किस तरह से कनेक्ट करेंगे कि 4 ओम आ जाए ये दूसरा। ये 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, बनाओ। सर चाहे 9 ओम्स आना चाहिए चाहे 4 ओम्स आना चाहिए, हाँ चाहे 9 ओम्स आना चाहिए चाहे 4 ओम्स आना चाहिए, बस ऐसा है जोर से सर। बोलो। कुछ नहीं कुछ नहीं। हेडफोन नहीं लगाया क्या? सर लगाए हुए। हाँ बोलो। सर ये बोल रहे हैं आंसर मतलब कि 9 ओम्स आना चाहिए या तो 4 ओम्स आना चाहिए, है ना? दोनों 2 क्वेश्चन है। अच्छा सर 9 वाला के लिए एक सीरीज में और 2 पैरेलल में लगेगा, हाँ 4 वाला का देख रहे हैं। और 4 वाला का सर 4 वाला नहीं समझ में आ रहा, वो कैसे आएगा? देखो, अगर तीनों को सीरीज में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 18। 18 हो जाएगा। 1 2 3, अगर तीनों सीरीज में जुड़ जाएगा तो 6 6 6, तीनों जुड़ के 18 हो जाएगा, है ना? और अगर हाँ तीनों सर। अगर तीनों पैरेलल में आ जाएगा तो 6/3 तो 2। 6 6 6, तो शॉर्टकट में 6/3 तो 2 हो जाएगा। तो देखो, ना हम तीनों को सीरीज में जोड़ सकते हैं ना ही तीनों को पैरेलल में जोड़ सकते हैं, क्योंकि तीनों को सीरीज में लगाएंगे 18 हो जाएगा और तीनों को पैरेलल में लगाएंगे टोटल 2 हो जाएगा। समझ रहे हो जी? हाँ सर। तो हमको मिक्स करना पड़ेगा, कुछ को पैरेलल में कुछ को सीरीज में, ऐसे करना होगा, मिक्स करके लगाना पड़ेगा, तभी जा कर के आंसर आ सकता है। तो ध्यान दो कि अगर 2 ठो को पैरेलल में लगाते हैं, 1 मिनट रुको। देखो, अगर सपोज करो दैट ऐसा हो कि हम 2 ठो को लगा देते पैरेलल में, 1 2 पैरेलल में, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा जी? 3 होगा। 6 और 6 का 6/2 3, हाँ सर। तो 3 हो गया है। और हमको कितना चाहिए कि 9 हो जाए? सर 3। 3 हुआ है हाँ और सर, हाँ 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 6। तो 6 चाहिए, तो सीरीज में इसको सीरीज में जोड़ दो ना, हाँ हो जाएगा सर। ताकि 6 3 9 हो जाएगा, तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। समझ रहा बात? हाँ सर। चलो ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया 2 पैरेलल करके देख लिए। अच्छा, मान लो कि 2 को सीरीज में लगाते हैं, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12। 12 हो जाएगा। हाँ सर। सीरीज में अगर 2 लगाते हैं तो 6 और 6 12 हो जाएगा, लेकिन हमको कितना चाहिए? 4। 4 चाहिए। तो क्या हम तीसरा वाला को इसके पैरेलल में लगा के देख सकते हैं? तो देखो, इधर 6 और 6 12 है और ऊपर में 6 है, तो टोटल बताओ कितना आएगा? 2 सीरीज में और उसके बाद वो पैरेलल में, कितना आएगा? करके देखो जल्दी। हाँ आ जाएगा सर। 4 सर। हाँ, तो आ गया, सेकंड का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है सर। तो ऐसे करके तुमको चेक करना होगा, ऐसा क्वेश्चन रटा नहीं जाता, ठीक है? अगर एग्जाम में बोल देगा कि कुछ और डाटा दे देगा तो क्या यही लिख देगा क्या? वहां भी सोचना पड़ेगा ना। हाँ सर। तरीका सीखो पहले। क्वेश्चन नंबर 12। सेवरल इलेक्ट्रिकल बल्ब्स, मतलब बहुत सारा इलेक्ट्रिक बल्ब्स है, डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन ए 220 वोल्ट, मतलब इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि 220 वोल्ट का सप्लाई पे ये चलेगा, और सबका पावर है 10 वाट करके। पावर सबका 10 वाट है। पावर है ये रेटेड 10 वाट, वाट से पता चल रहा है कि वो पावर है। और ये 220 वोल्टेज पे उसको डिजाइन किया गया है चलाने के लिए। तो सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वाट। हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब बताना है कि कितना लैंप्स को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे अक्रॉस 2 वायर्स ऑफ 220 वोल्ट, मतलब कि 220 वोल्ट का सप्लाई दे करके, ठीक है? ताकि हम लोग को जो है मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर का मिलेगा। उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी बनाए थे, बस थोड़ा सा अलग करना है इसमें। सेम क्वेश्चन है बट इसमें तुमको रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। तुम अगर रेजिस्टेंस निकाल लेगा तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है तुम्हारा। किसके सेम क्वेश्चन है? तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, इसका सिमिलर क्वेश्चन है ये, ठीक है? बस उसमें तुमको जैसे यहाँ 176 दिया हुआ है ना, तो वहाँ हाँ पे सर। 176 नहीं दिया हुआ है।
वो तुमको निकालना पड़ेगा। 5 एम्पियर करंट वहां भी दिया हुआ है और 220 वोल्टेज वहां भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है हम लोग का, सेम उसी तरह का क्वेश्चन ये भी है, लेकिन इसमें तुमको रेजिस्टेंस पहले से नहीं दिया हुआ है, वो निकालना पड़ेगा। सर 4840 ओम्स आएगा क्या? हाँ, रेजिस्टेंस जो आएगा 4840 आएगा। तो अब उसको ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर करके निकाल दे रहे हैं। हाँ, तो V इक्वल टू आई आर करोगे ना, तो उसमें यहाँ पे R जो है वो 4840। हाँ हाँ सर, R इक्वल टू V बाई आई लिखाएगा। R इक्वल टू तो V बाई आई होगा, लेकिन जो R यहाँ निकाला है 4840, वो R इक्विवेलेंट नहीं है। R इक्विवेलेंट कितना होगा पहले वो भी निकालना पड़ेगा। R है तुम्हारा 4840, R इक्विवेलेंट हो जाएगा 4840 डिवाइडेड बाई एक्स, क्योंकि सब हाँ। पैरेलल में लगाना है। हम्म। सर उसके बाद से ना समझ में नहीं आ रहा। देखो हम बता रहे हैं, आदित्य बनाया तुम। 1 मिनट से बना रहे, 2 मिनट लगेगा। देखो सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब, मतलब बहुत सारा इलेक्ट्रिक बल्ब आर यूज टू डिजाइन। तो वोल्टेज यहाँ दिया हुआ है, हम्म वोल्टेज यहाँ पे दिया हुआ है 220 वोल्ट्स, और पावर दिया हुआ है 10 वाट। हाँ तो हम सर। लोग रेजिस्टेंस बल्ब का निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल बल्ब, रेजिस्टेंस ऑफ एक बल्ब का रेजिस्टेंस जो होगा, मान लो कि R है वो, तो वो आ जाएगा V²/P, क्योंकि पावर इक्वल टू होता है V²/R। तो हाँ यहाँ से हमको R चाहिए तो V²/P करके निकाल लेंगे। हाँ तो V² हो जाएगा 220 × 220, और पावर है 10, तो कट गया। हाँ 22 × 22 होता है 484। हाँ। फिर 110 आ रहा है। हाँ, तो ये टोटल मतलब ये एक बल्ब का रेजिस्टेंस है। और ऐसा ऐसा कितना बल्ब लगाना है, बहुत सारा बल्ब लगाना है, सबको कैसे लगाना है, पैरेलल में लगाना है ना। हाँ सर। हाँ टोटल रेजिस्टेंस चाहिए होगा ना जी। हाँ तो टोटल जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा वो निकालो। तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा, क्योंकि सारा पैरेलल में है, और मान लो कि लेट 1/R1। लेट एक्स नंबर ऑफ बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब हमको नहीं पता है कितना बल्ब लगाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हाँ सर। एक्स नंबर ऑफ बल्ब्स लगा रहे हैं, और एक का रेजिस्टेंस है 4840। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4840/x हो जाएगा। हाँ ये कैसे होता है समझ रहे हो ना। हाँ हाँ क्योंकि पैरेलल में जितना होता है ना उतना नंबर से डिवाइड कर दो। तो एक्स है यहाँ पे, तो एक्स से डिवाइड कर दो, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा तुम्हारा। ओके, तो इतना रेजिस्टेंस हो गया। अब ओम्स लॉ लगा लो, अब लगा लो ओम्स लॉ, अब लगा लो ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ होता है V = I × R। तो I × R जो होता है ना, यहाँ पे ये R नॉर्मल R नहीं होता, ये R इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो हाँ यहाँ पर अब देखो तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए ना। तो देखो V हाँ का हाँ। वैल्यू कितना, 220, हम्म। करंट 5, और R का इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है। सर 4840/x। तो x को भेज दो LHS में। तो 5 × 4840 और 220 आ गया नीचे। तो 22 × 22 84 था ना जी। हाँ सर। 22 होगा यहाँ, 22 × 22 484 था। तो x हम्म, बराबर 110 हो जाएगा। 110 बल्ब जो है ना यहाँ पर लगाया जाएगा, सारा पैरेलल में लगाया जाएगा, ठीक है। कोई ठीक है दिक्कत। सर। नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि ए हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन connected to a 220 volt line has two resistance coils A and B each of 24 ohm resistance। मतलब बोला कि एक हॉट प्लेट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक ओवन मान के चलो, इलेक्ट्रिक ओवन है जो 220 वोल्ट का लाइन पे काम करेगा, 220 वोल्टेज पे काम करेगा। उसमें दो दो कॉयल लगा हुआ है, और दोनों कॉयल का रेजिस्टेंस 24-24 दिया हुआ है, ठीक है। और हम चाहे तो दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं, या दोनों को अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे चाहे दोनों कॉयल को हम यूज कर सकते हैं, चाहे तो दोनों को एक साथ सीरीज में यूज कर सकते हैं, चाहे तो हम दोनों को एक साथ पैरेलल में यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब समझ रहे हो। हेलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो दो कॉयल है ना A और B,
इन दोनों हाँ को हम लोग चाहे तो सीरीज में भी यूज कर सकते हैं सेपरेटली, ठीक है, चाहे या फिर पैरेलल। चाहे तो हम पैरेलल में भी यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ तो टोटल 3 केस बनेगा। क्या केस बनेगा, जैसे 2 कॉयल है, मान लो एक कॉयल ये वाला है, एक कॉयल ये वाला है, ठीक है। तो हो हाँ सर। सकता है कि हम हो सकता है कि हम सिर्फ एक को यूज करें, चाहे इसको चाहे इसको, ठीक है। या फिर हो सकता है हाँ कि दोनों को ऐसे सीरीज में लगा के यूज करें, या फिर हो सकता है कि दोनों को ऐसे पैरेलल में यूज करें। 3 केस बन रहा ना। हाँ सर। तो तीनों केस में बोला करंट कितना कितना होगा। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया कि नहीं। हाँ सर, ये तीनों में दिखाना पड़ेगा। हाँ, तो वो तीनों में बताना है कितना कितना करंट होगा, फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस। हाँ सर। आसान है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, हाँ सर। बन जाएगा। So 9.1 ampere, 48 ampere और 12 ampere. क्या बी का? सर 9.16 नहीं कुछ 9.1, 48 और 12. 48। अरे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं पूछा, करंट पूछा। सॉरी ये मुझसे गलती हो गई. पहला का आंसर देखो कैसे निकालेंगे। केस 1 देखो, अगर हम दोनों को अलग अलग यूज करें, मतलब एक को जलाए रखे एक को बंद रखें। सर। पहला ओम्स लॉ से करेंगे, जो अलग अलग रहेगा तो हाँ उसका मेरे को लगता है V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू V बाई आर लिखेंगे, ठीक है। हाँ, वही तो करेंगे। हाँ, V का वैल्यू पुट कर देंगे, R का वैल्यू पुट काट देंगे, 9 पॉइंट ऐसा कुछ आएगा, 9.166 ऐसा कुछ। हाँ, तो जब दोनों को सेपरेटली यूज करेंगे तो हम लोग हाँ ओम्स लॉ यूज करेंगे। हाँ ओम्स लॉ यूज करके हम यहाँ पे लिख देंगे V इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो I इक्वल्स टू हो जाएगा V बाई आर। और V का वैल्यू बोला 220 है, और R का वैल्यू दोनों में से किसी का भी ले लो, सेम है ना। हाँ तो 22 हाँ बटा, सर, 9.166 एम्पियर। हाँ, तो 220 डिवाइडेड बाई 24 करो तो 9.166। 66 एम्पियर। ठीक है, अब ये काटेंगे कैसे वो भी बता दे। 2 इंटू 11, 2 इंटू 12, तो 110/12 डिवाइड करना, अपना आ जाएगा आंसर। हाँ हाँ और काटना चाहो तो 55 और 6, तो 9 6 जा 54, बचा 1 पॉइंट। हाँ ठीक है, आ जाएगा। 9.166 एम्पियर आएगा, 56 डिवाइडेड बाई 6 कर देना। हाँ 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 फर्स्ट का ये हो गया। सेकंड का देखो। सेकंड में बोल रहे हैं कि दोनों को सीरीज में यूज करेंगे। तो दोनों यूज्ड इन सीरीज। तो सीरीज में जब यूज करेंगे तो दोनों एक साथ ऐसे लगा देंगे, 1 2। इसका 24 ओम है और इसका भी 24 ओम है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। 48। हाँ, जुड़ जाता है सीरीज में, R1 प्लस R, 24 प्लस। सर फिर से ओम्स लॉ लगता लगा देंगे। हाँ, फिर ओम्स लॉ लगा दो। फिर से ओम्स लॉ लगा दो, V इक्वल्स टू आई आर, तो I इक्वल्स टू V बाई आर, ठीक है। और V का वैल्यू अभी 220 भी बाई 2 48। बाई 48, यही आंसर हो जाएगा। हम्म 220/48 कर दो, 220/48 करो तो आ जाएगा 4.58। सर 4.58 एम्पियर। ठीक है, थर्ड में फिर वैसे ही करो। केस 3 में तुम लिखो कि यूज्ड इन पैरेलल में क्या करेंगे फिर, हम दोनों को अलग अलग लगाएंगे ऐसे, ऊपर नीचे। ये पैरेलल में लगा दिए, ये 24 है और ये भी 24 है, टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा। सर 48। नहीं, ठीक से बोलो। सॉरी सॉरी सॉरी, 24/2। 24/2 कितना हो जाएगा, 12। हाँ तो यहाँ से I इक्वल टू V बाई आर, तो V कितना है, 220, और R है 12। तो दो सौ हाँ बीस बाई बारह मतलब 110/6, मतलब कि 55/3। 18.33 एम्पियर। तो उसका डबल कर दो फर्स्ट का। उसमें 55/6 था, इसमें 55/3 है, हाँ हाँ 18.33। ठीक है, ऐसे डिवाइड कर लो। तुम लोगों को डिवाइड में कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, ठीक है। हाँ सर। वो हम कर सकते हैं, तुम लोग नहीं करेगा, वहाँ एग्जाम में तुमको कैलकुलेटर लेके नहीं बैठाना। ठीक। तो ये आ गया हम लोग का केस 1, केस 2 एंड केस 3। ठीक है, तीनों में जब दोनों में से किसी एक को यूज करेंगे तो इतना करंट जाएगा। जब दोनों को सीरीज में यूज करेंगे तो इतना करंट जाएगा, और दोनों को पैरेलल में यूज करेंगे तो इतना करंट जाएगा। तो सबसे ज्यादा करंट मेरे को जा रहा है जब दोनों पैरेलल में यूज हो रहा है तब। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ohm resistor in each of the following circuits।
ठीक है, मतलब 2 ओम रजिस्टर जो है लगा हुआ, उसके द्वारा कितना पावर यूज किया जाएगा। पहला दिया हुआ है 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर। तो फर्स्ट का डायग्राम कुछ ऐसा होगा, 6 वोल्ट का बैटरी और ये सीरीज में है 1 ओम और 2 ओम के साथ। तो इसमें बताना है कि जो 2 ओम रजिस्टर है वो कितना पावर यूज करेगा। तो पावर का फॉर्मूला होता है V²/R, पावर का फॉर्मूला होता है I²/R, पावर का फॉर्मूला होता है V × I, तीनों होता है। तो हम लोग यहाँ पर पावर जो निकालेंगे उसके लिए फॉर्मूला सेकेंड वाला यूज़ करेंगे। सेकेंड वाला क्यों यूज़ करेंगे, ताकि हम यहाँ पे करंट और रेजिस्टेंस जो 2 ओम है वो तो पता ही रहेगा, और करंट का वैल्यू निकाल देंगे तो आराम से हम लोग कर पाएंगे यूज़। तो यहाँ पर देखो सेकेंड वाला फॉर्मूला हम यूज़ करने जा रहे हैं, पावर = I²R, क्योंकि मेरे को 2 ओम से करंट अगर पता चल जाएगा तो आराम से उससे पावर भी पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पे तुम बताओ कि टोटल रेजिस्टेंस जो होगा कितना होगा। टोटल रेजिस्टेंस होगा 1 ओम प्लस 2 ओम, क्योंकि दोनों सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस होगा 3 3 ओम। ओम सर। तो ओम्स लॉ के अनुसार अगर हमको टोटल करंट चाहिए तो आराम से V/R लिख देंगे हम। V का वैल्यू 6 हाँ वोल्ट है सर। और टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम का है, तो 3 दूनी 6, 2 एम्पियर का टोटल करंट होगा जो इससे भी पास होगा और इससे भी पास होगा, क्योंकि दोनों यहाँ पर पैरेलल इक्वल हाँ सर। सीरीज में है, तो सीरीज में सेम करंट जाता है। तो इसीलिए जो 2 एम्पियर का करंट निकलेगा बैटरी से वो दोनों से सेम जाएगा। अब हमको जब पता चल गया कि 2 एम्पियर टोटल करंट है, तो नाउ पावर थ्रू 2 ओम रजिस्टर तो आराम से निकाला जा सकता है सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करके। पावर थ्रू 2 ओम रजिस्टर, सर कल टेस्ट है क्या? हाँ, तो पावर थ्रू 2 ओम रजिस्टर P = I²R। तो I² मतलब कि 2 का स्क्वायर, और R का मतलब वही लेना है जिसके थ्रू निकाल रहे हो, तो 2 ओम। तो 4 × 2 8, 8 वाट का पहला का आंसर होगा। कल तुम लोग टेस्ट है। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि आपको बताना है 2 ओम के थ्रू कितना पावर होगा अगर 4 वोल्ट का बैटरी के साथ 2 रेजिस्टर 12 और 2 का लगाएंगे पैरेलल में। मतलब ये 4 वोल्ट का बैटरी होगा और इसके साथ हम लोग को 2 रेजिस्टर लगाना है ऐसे, पहला दूसरा। तो ये 12 ओम, ये 2 ओम, इस तरह से लगाना। अब जो फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे वो फर्स्ट वाला करेंगे। क्यों? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और सीरीज में करंट सेम होता है। तो जब सीरीज का बात आएगा पावर निकालने का, तो ये वाला लगाना ज़्यादा फायदेमंद है, और ये वाला लगाना कब फायदेमंद है, जब पैरेलल में है तब, क्योंकि इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। फर्स्ट वाला फार्मूला से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का। पावर थ्रू 2 ओम रेजिस्टर P = V²/R। अब तुम यहाँ पे देखो कि दोनों के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो 4 वोल्ट का है। देख लो यहाँ पे दोनों जो है, चाहे 12 ओम का बात करो चाहे 2 ओम का बात करो, दोनों यहाँ पर 4 वोल्ट के बीच में ही कनेक्टेड है। समझ रहे हो? दोनों जो है वो 4 हाँ वोल्ट सर। के बीच में ही कनेक्टेड है। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक जो वोल्टेज है कितना है? 4 वोल्ट। 4 है। तो इसीलिए दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम है, 4 वोल्ट 4 वोल्ट। इसीलिए यहाँ पे तुमको इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत नहीं है, तुम फर्स्ट फार्मूला यूज करो ना। V का वैल्यू ले लो 4 का स्क्वायर अपॉन R का वैल्यू कितना 2 लेगा, क्योंकि 2 से निकालना है, तो 16/2 8 हो जाएगा, यहाँ भी 8 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली आ जाएगा इसमें। इसमें तुमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है 2 लैंप्स, 2 लैंप है हमारे पास, एक का रेटिंग है 100 वाट और 220 वोल्ट। मतलब ये 100 वाट का मतलब ये पावर, और 220 वोल्ट हो गया वोल्टेज, और दूसरे का भी रेटिंग दिया हुआ है। दूसरे का पावर है 60 और वोल्टेज 220।
आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिए मेन सप्लाई से। तो बोल रहा है कि कितना करंट होगा अगर सप्लाई वोल्टेज 220 का है। तो पहले तो इनको पैरेलल में जोड़ो, एक लैंप ऊपर में और एक लैंप यहाँ, ऐसे दो लैंप जोड़ दो। इसका रेजिस्टेंस मान लो R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। ऐसे दो लैंप को पैरेलल में जोड़ दो और इसको कनेक्ट कर दो एक मेन सप्लाई से जिसका वोल्टेज है 220 का। तो तुमसे पूछ रहा करंट बताओ, करंट बताओ। तो देखो तुमको R1 तो पता नहीं है, लेकिन R1 निकाला जा सकता है। हम लोग जानते हैं, हम लोग को पता है कि जो पावर होता है, ठीक है, पावर इक्वल टू VI, पावर इक्वल टू VI ये भी तो होता है ना। तो इसमें जो करंट जा रहा मान लो I1 है और इसमें जो करंट जा रहा है I2 है। इसका जो पावर है वो है 100 वाट और इसका जो पावर है वो है 60 वाट। तो हम अगर करंट I1 निकालना चाहेंगे तो करंट I1 कितना हो जाएगा, पावर बाई V हो जाएगा ना। पहला वाला का पावर कितना है 100 है और पहला वाला का वोल्टेज हाँ कितना है सर। 220। तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 10/22 या फिर 5/11। तो 5/11 एम्पियर, ये आराम से पहला का करंट आ गया। सिमिलरली दूसरा वाला करंट भी पावर बाई वोल्टेज कर दो सेम फार्मूला से। तो पावर इसका 60 है और वोल्टेज इसका 220 इसका भी है। तो ये कट गया, तो 6/22, 6/22 को लिख सकते 3/11। ठीक है, तो टोटल करंट पूछा था ना, तो टोटल करंट क्या है, दोनों का जोड़ी तो है। अरे टोटल हाँ करंट सर। ही तो दोनों भाग में बटा है। तो 5/11 प्लस 3/11, 5 और 3 8, 8/11। देखा कितना आसानी से आ गया। ठीक है, हाँ सर। बहुत इजीली आ गया। तुम चाहो तो ऐसे भी रहने दो या फिर चाहो तो इसको चेंज कर दो डेसिमल में। इसमें बोल रहा है कि विच यूजेज मोर, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है विच यूजेज मोर एनर्जी, ए 250 वाट टीवी इन 1 आवर और ए 1200 वाट टोस्टर इन 10 मिनट। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला हम पढ़ाए थे हीटिंग एलिमेंट्स में, वो क्या पढ़ाए थे हम, तो वो फॉर्मूला जो हम पढ़ाए थे हीटिंग एलिमेंट्स में वो हम पढ़ाए थे, तुम लोग को याद होगा H इक्वल टू I स्क्वायर RT, हाँ है ना। तो हम यहाँ पे देखो कैसे बनाएंगे इसको। पूछ रहा है कि इनमें से जैसे कि एक टीवी है, टीवी का जो पावर है वो है 250 वाट और टाइम कितना देर के लिए, 1 घंटा के लिए। और इसका टोस्टर का जो पावर है वो है 1200 वाट और टाइम कितना देर के लिए, तो 10 मिनट के लिए। ठीक है, तो 10 मिनट को घंटा में चेंज करेगा तो 60 से भागा दे दो, तो 1/6 आवर। ये हमको करना पड़ेगा बाद में, इसलिए पहले कर दिया। तो देखो पूछ रहा है कि कौन ज़्यादा एनर्जी यूज करेगा। तो सिंपल सा बात है भाई, हम लोग हीटिंग एलिमेंट्स में हीट का फॉर्मूला पढ़े थे। जो ज़्यादा हीट जनरेट करेगा वही ना ज़्यादा कंज्यूम करेगा। हीट क्या है, एनर्जी तो है। हीट इक्वल टू I स्क्वायर RT पढ़े थे। और हम ये भी पढ़ाए थे कि पावर इक्वल टू I स्क्वायर R होता है। तो यहाँ से हम PT लिख देंगे, I स्क्वायर R की जगह पे P लिख देंगे। दैट मीन्स कि अगर एनर्जी चाहिए तो सिंपली हीट इक्वल टू PT निकाल दो। तो फर्स्ट केस में अगर PT निकालोगे तो हीट 1 कितना आ जाएगा, P इंटू टी, 250 इंटू 1, 250 इंटू 1 कितना होगा 250। 250। यूनिट क्या होगा इसका, वाट जी। आवर। ठीक है, अरे वाट और ये आवर, हाँ ठीक है। आवर। ठीक है, अब इसका निकालो हीट 2 मतलब एनर्जी 2। तो पावर इंटू टाइम करो तो 1200 वाट इंटू आवर, 1/6 आवर। तो 6 दूनी 12, तो 200 वाट आवर। अब बताओ कौन ज़्यादा है। टीवी। तो टीवी जो है वो 1 घंटा में ज़्यादा एनर्जी यूज़ करेगा, क्योंकि उसका एनर्जी हो रहा है 250 वाट आवर और इसका एनर्जी हो रहा है 200 वाट आवर। तो आंसर लिखेंगे द टीवी विल कंज्यूम मोर एनर्जी, द टीवी विल कंज्यूम मोर
एनर्जी। ठीक है, समझ गया जी? हाँ। हाँ, तुम चाहो तो इसको जूल में भी कर सकता है, ये आवर जो लिया है ना उसको सेकंड में चेंज करके तुम कर सकता है, तो थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता है, इसीलिए हम बस आवर में रख के, हमको तो बस इतना ही आंसर बताना था ना, कौन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, है कि नहीं? इसमें बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, मैंने रेजिस्टेंस दे दिया है 8 ओम, और करंट कितना है 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेन्स 2 आवर्स। मतलब एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम है, ये 15 एम्पियर का करंट लेता है 2 घंटा में सर्विस मेन से। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। किस रेट से यहाँ पे हीट जो है हीटर में डेवलप हो रहा होगा। ठीक है, तो देखो एक्चुअल में जब भी तुमसे पूछेगा ना रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, तो इसका मतलब होता है हीट पर यूनिट टाइम। समझ रहे हो बात? रेट बोलेगा ना तो हीट पर यूनिट टाइम, तो जैसे हीट का फॉर्मूला बताए थे I²RT, तो हीट पर यूनिट टाइम माने हीट बाई टाइम का क्या होगा, I²R होगा ना जी। हाँ। तो क्या तुमको यहाँ करंट आई नहीं पता है क्या? पता है। क्या तुमको रेजिस्टेंस नहीं पता है? कैसे? पता है। तो हीट पर यूनिट टाइम पूछा था, रेट जो हीट डेवलप्ड का रेट होगा माने H/T का वैल्यू पूछा है, तो वो तो I²R है। तो I²R मतलब कि हो गया 15 का स्क्वायर इंटू 8, तो 225 इंटू 8, तो 225 इंटू 8 कितना होगा 1800 तो 1800 जूल पर सेकेंड, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर। तो रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस का मतलब क्या था, हीट बाई टाइम, हीट बाई टाइम, और हीट का फॉर्मूला होता है I²RT, तो हीट बाई टाइम का हो जाएगा I²R, आई दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, निकाल लो आराम से। लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18, explain the following. First, why is the tungsten used almost exclusively for filament of electric bulbs? क्यों जो है टंगस्टन का यूज हम लिखा दे रहे हैं, लिख लेना कॉपी में। Why is the tungsten used almost exclusively for filament of electric lamps? इलेक्ट्रिक लैंप्स के लिए ज़्यादातर टंगस्टन क्यों यूज होता है? तो सबसे पहला बात कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो जल्दी गर्म होने पे इलेक्ट्रिक लैंप्स तो गर्म होगा ना भाई, तो जल्दी गर्म होने पे पिघलेगा नहीं, तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है। ठीक है, और रेजिस्टिविटी भी बहुत हाई होता है, तो आराम से ये हीट प्रोड्यूस ज़्यादा कर पाएगा। तो रेजिस्टिविटी हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है इसलिए। दूसरा, वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट्स सच एज ब्रेड टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल। जो हम लोग का कंडक्टर्स होता है इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस जैसे ब्रेड टोस्टर या इलेक्ट्रिक आयरन, उसका जो मतलब कि सामान होता है वो एलॉय से क्यों बनता है, प्योर मेटल से क्यों नहीं बनता है? तो इसका भी रीज़न वही होगा कि एलॉयज हैव हाई रेजिस्टिविटी, एलॉयज हैव हाई रेजिस्टिविटी, और जिसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। एलॉयज हैव हाई रेजिस्टिविटी, हैंस दे प्रोड्यूस लार्ज हीट, हैंस दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, हैंस दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, इसीलिए। थर्ड, why is the series arrangement not used for domestic circuits? देखो, अगर मान लो कि हम 2 रेजिस्टर लेते, ठीक है, एक 2 रेजिस्टर ले रहे हैं 10 ओम और दूसरा भी 10 ओम, अगर हम दोनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा बाबू? 20 ओम। दोनों जुड़ जाएगा तो 20 ओम, और अगर दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? आधा, 10/2 5। तो बताओ किस में ज्यादा करंट मिलेगा, पहला वाला में कि दूसरा वाला में? देखो, रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जो करंट को रोके, ऑब्स्टेकल, करंट के फ्लो में ऑब्स्टेकल जो होता है वो रेजिस्टेंस कहलाता है। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें करंट कम होगा ना, और जिसका रेजिस्टेंस कम है उसमें करंट ज्यादा होगा ना। तो हम मेरे लिए प्रेफरेबल सिचुएशन तो यही होगा कि हम जो है ज्यादा से ज्यादा करंट को प्राप्त कर पाए।
तो इसके लिए हम जो है सीरीज कॉम्बिनेशन अपनाना चाहेंगे या पैरेलल कॉम्बिनेशन अपनाना चाहेंगे? पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि अगर सीरीज में जोड़ देंगे तो हीट भी बहुत ज़्यादा होगा। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रुकावट ज़्यादा है करंट का फ्लो में, तो फिर उसके लिए हीट भी तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, इसीलिए अच्छे से काम नहीं करेगा वो। ठीक है, एक चीज़ और इसमें फ़ायदा ये है कि देखो, अगर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं और ये वाला हो गया ख़राब, तो अगर ये ख़राब हो गया ना तो इसके आगे करंट जाएगा नहीं, ये भी नहीं जलेगा, दोनों एक साथ नहीं जलेगा। समझ गया? तो जैसे तुम घर में अगर सीरीज कॉम्बिनेशन कर दिया है, मान लो कि बल्ब को, पंखा को, टीवी, एसी, फ्रिज सबको सीरीज में लगा दिया, तो कोई उस लाइन में कोई भी एक खराब होगा ना तो आगे का सब बंद हो जाएगा। समझ रहा बात? हाँ सर। तो हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे कि इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन we get high resistance, है ना, ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलता है हम लोगों को। we get high resistance, hence low current, and more amount of heat, ठीक है, हाँ। and more amount of heat which is not a favorable condition, जो कि एक अच्छा सिचुएशन नहीं है, which is not a favorable condition, यही लिख देना है। ठीक है, और एक्स्ट्रा में जो सेकंड पॉइंट बताया कि एक खराब होने पे सब खराब हो जाएगा, वो भी लिख सकते हो एक्स्ट्रा में। डी नंबर, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विथ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब कि रेजिस्टेंस जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से किस प्रकार डिपेंड करता है। बहुत आसान है, देखो फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू रो इंटू L बाई ए। इसमें R जो है ये है रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये रेजिस्टिविटी है, ये रेजिस्टिविटी है, ये L जो है लेंथ है, और A जो है एरिया है। ठीक है, तो तुम बताओ कि यहाँ पर R और A में कैसा रिलेशन है? उल्टा, इनवर्स, मतलब कि अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, ये लिख देना है कि उल्टा रिलेशन है ना, अरे R ऊपर है A नीचे है ना, तो अगर आप A को बढ़ाएंगे तो R घटेगा, अगर आप A को घटाएंगे तो R बढ़ेगा, उल्टा रिलेशन, यही लिख देना है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये लिख देना है, तो एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा। लास्ट क्वेश्चन, व्हाई कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स का यूज ही क्यों करते हैं हम लोग? वायरिंग वगैरह करते हैं ना घर में, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन करते हैं, तो कॉपर और एल्यूमिनियम क्यों यूज करते हैं? उसका रेजिस्टेंस कम होता है, क्योंकि सबसे पहले तो ये गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी को आराम से फ्लो होने देगा, साथ ही साथ इसका रेजिस्टिविटी बहुत कम होता है, तो ये ज़्यादा हीट नहीं होगा और करंट का ज़्यादा खपत नहीं होगा रेजिस्टिविटी कम होने से। ठीक है, तो इसीलिए ये यूज़ किया जाता है। ओके, समझ गए? हाँ सर।